Hello guys, let's do our next chapter which is Panchayati Raj, which is a local self-government chapter and it's very important chapter according to exam purpose. So what is Panchayati Raj and how it implemented in India? Let's learn it. So पंचायती राज को हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये लोकली वर्क करता है और एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करता है। इसको डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल भी कहा जाता है और ये बेसिकली रूरल डेवलपमेंट के लिए ही आया था और ये आया था 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 1992 में। तो इसका एवोल्यूशन कैसे होता है, लेट्स रीड इट। सबसे पहले आया था बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी, जो कि कमेटी सेटअप हुई थी वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की देखने के लिए। पर उसने कुछ मेजर्स सजेस्ट किए बेटर वर्किंग के लिए, जिसके चेयरमैन थे बलवंत राय जी मेहता, जो 1957 में उन्होंने पेश किए। और उन्होंने से एक बहुत बड़ा उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया था वो था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का रिकमेंडेशन। व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन? बेसिकली आप अपने टायर को एक और बढ़ा दीजिए और 3 टायर सिस्टम कर दीजिए गवर्नमेंट का। नॉट ओनली उन्होंने 3 टायर गवर्नमेंट का सिस्टम सजेस्ट किया था, पर पंचायत का भी 3 टायर सिस्टम सजेस्ट किया था एंड उनका ऑर्गेनिल रिंग का था। तो बेसिकली वो चाहते थे कि सारी प्लानिंग जिला परिषद लेवल पे हो और वो उसको इम्प्लीमेंट करें, और वो चाहते थे कि इनका सच में पावर का जेन्युइन ट्रांसफ़र हो। तो इस कमेटी की सजेशन को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने अपनाया और कुछ स्टेट ने इस सजेशन को माना और उन्होंने फर्स्ट पंचायती राज लेके आए, विच वॉज राजस्थान वॉज द फर्स्ट। उन्होंने जो पंचायती थर्ड टायर लेके आए एंड आंध्र प्रदेश वॉज सेकेंड। फिर आगे बहुत सारी कमेटी सेटअप हुई इसकी वर्किंग को देखने के लिए। जब बहुत सारे स्टेट इनको सेटअप कर दिया तो हमें पता चला कि वहाँ पे इलेक्शन सही से नहीं हो रहे हैं और कईयों के पास न्याय पंचायत है, कईयों के पास नहीं है, कईयों के पास 3 टायर है तो कईयों के पास 2 टायर है, तो वेस्ट बंगाल के पास 4 टायर। तो उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, स्टेट को जैसा लगा उन्होंने अपने हिसाब से सेटअप कर लिया। फिर आती है अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी आई थी जनता पार्टी गवर्नमेंट में। उसने कुछ चेंजेस लेके आए, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे। मोस्टली अच्छे थे, बुरे तो उन्होंने 2 टायर सिस्टम को अपनाने के लिए कहा था। और अच्छे ये थे कि उन्होंने जो हम सिस्टम आजकल फॉलो कर रहे हैं विच इज़ ऑफ रिजर्वेशन, यस, उन्होंने SC एंड ST की रिजर्वेशन और सोशल ऑडिट जैसे वर्ड्स लेके आए जो आजकल हम इसमें हमने इंकलकेट कर सके हैं। और उनको स्टेटस देने की भी बात करी, जो उनको स्टेटस चाहिए। जिसके बाद काफ़ी सारी जो स्टेट थी उन्होंने अपने सिस्टम को रीवाइटलाइज किया और चेंज करने की कोशिश की। एंड फाइनली आती है JVK राव कमेटी। JVK राव कमेटी भी रूरल डेवलपमेंट के और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के लिए सेटअप की गई थी और ये प्लानिंग कमीशन ने सेटअप की थी 1985 में। तो उसके भी कुछ सजेशन थे, उसको भी लगा कि देर इज़ अ ग्रास विदाउट रूट, मतलब ग्रास ग्रास है लेकिन उसकी रूट नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पावर ही नहीं है और ब्यूरोक्रेटाइजेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि पंचायती राज लग ही नहीं रहा है। सो देन द डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी डैट इज़ जिला, उन्होंने कहा कि जिला परिषद के पास कुछ ज़्यादा पावर होनी चाहिए और वो सारा काम आप प्यूरिटाइजेशन को मत लो, मतलब कि DC को मत सौंपो। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग करो, पर कुछ ना कुछ आप एक ऑफिसर बनाओ जो इसको इम्प्लीमेंट करे, एक पोस्ट बनाओ जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, जो इसको इम्प्लीमेंट करे। तो जो ये कमेटी की रिपोर्ट थी, जो अगली इससे पहले जो 2 कमेटी आई थी विच इज़ हनुमंत राय कमेटी एंड दंतेवाला कमेटी, बहुत उनकी सजेशन थी कि DC को आप सेंटर रखो इम्प्लीमेंटेशन का, तो आइदर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और मिनिस्टर। तो कलेक्टर का मोन रोल था जिसमें नहीं था। फिर फाइनली राजीव गांधी गवर्नमेंट एक कमेटी सेटअप की थी जिसका नाम है LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी वॉज अ ग्रेट जूरिस्ट, तो उन्होंने कुछ ऐड किया जैसे कि ग्राम सभा का रोल।
तो उन्होंने ग्राम सभा के रोल पे बहुत ज़ोर दिया एलएम सिंघनी ने, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे और जुडिशल ट्रिब्यूनल पे। और एलएम सिंघनी एज वो वाज अ ग्रेट जूरिस्ट, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन पे जोर दिया कि यूनिफॉर्मिटी तभी आ सकती है जब हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर देंगे। तो एलएम सिंघनी की जुरिस्डिक्शन के कारण हमें कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन वर्ड मिल गया। फिर आते थंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी। थंगन कमेटी पी के थंगन ने की थी। तो थंगन कमेटी वॉज अ सब कमेटी और कंसल्टेटिव कमेटी थी पार्लियामेंट की, जो पार्लियामेंट ने खुद ही सेटअप की थी अंडर द चेयरमैन ऑफ पी के थंगन। तो उन्होंने देखा कि क्या करना चाहिए, इसमें होना चाहिए। बट वन थिंग अबाउट द थंगन कमेटी इज़ लाइक वुमेन रिजर्वेशन। यस, थंगन कमेटी वॉज द वन हु ने सजेस्ट किया कि वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए और फाइनेंस के लिए स्टेट फाइनेंस होना चाहिए। फाइनली गडकरी कमेटी सेटअप हुई, जिसके बेस पे हमारे ये एक्ट बने हैं। ऑल्दो राजीव गांधी गवर्नमेंट ने 64th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आना चाहते थे, बट वो ला नहीं पाए, जिसके कारण फाइनली वीपी सिंह एंड फाइनली नरसिम्हा राव इसको इम्प्लीमेंट करते हैं बाय 73rd and 74th Amendment Act. Now, 73rd Amendment Act बेसिकली क्या है और कैसे काम करता है। तो जब 73rd Amendment Act आया, तो पार्ट 9, 11th शेड्यूल एंड 29 फंक्शनल आइटम टू 243 to 240 आर्टिकल्स, तो इसने बेसिकली किसको शेप दिया था, इट गिव प्रैक्टिकल शेप टू आर्टिकल 40 जो डीपीएससी था, उसको उसने प्रैक्टिकल शेप दे दी, उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन दे दिया, जिसके कारण वो अब वो जस्टिशिएबल हो गया। सो इट मेड बोथ अंडर द पार्ट ऑफ जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब स्टेट की बिल नहीं होगी कि हाँ बनानी है कि नहीं बनानी है, इलेक्शन करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं, यूनिफॉर्मिटी रखनी है कि नहीं करनी, तो बिल हट गई उसमें से। और उसमें जैसे कुछ चेंजेस किए, कुछ फंक्शन इन्होंने कंपलसरी रखे, कुछ इन्होंने फंक्शन वॉलेंट्री रखे। और जो वॉलेंट्री इन्होंने इस कारण डाला कि कहीं फैक्टर जैसे लोकल फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, लाइक उनकी ज्योग्राफी, उनका पॉलिटी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर डिपेंड करता है, तो दैट्स वाई उन्होंने लोकल फैक्टर को इंक्लूड किया। एंड फाइनली ग्रास रूट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव से पार्टिसिपेटरी बना दिया। नाउ व्हाट आर द साइलेंट फीचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम सभा। जो ग्राम सभा है वो क्या है, ग्राम सभा बेसिकली जो भी रजिस्टर्ड वोटर हैं वहाँ पे उनकी एक सभा होगी उस विलेज की। और हमने 3 टायर सिस्टम फॉलो किया है, जैसे कि पंचायत जो होगी वो विलेज पे होगी, एक होगी इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, और एक होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। नाउ और जो स्टेट की पॉपुलेशन पहले ही 20 लाख से कम है, तो मे बी उसमें 2 टायर ही हों। अब इलेक्शन कैसे होंगे, तो इस एक्ट में कहा गया है कि जो इलेक्शन होंगे तीनों ही लेवल के, तीनों ही टायर के, वो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। एंड जो उनके चेयरपर्सन होंगे स्पेशली फर्स्ट 2 लेवल के, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से सिलेक्ट होंगे। और जो बच गया विलेज का चेयरपर्सन, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि उसे कैसे चूज़ करना है। नाउ रिजर्वेशन ऑफ सीट, एज आई सेड एससी एंड एसटी की रिजर्वेशन जो कि हमें एलएम सिंघवी ने कहा था कि होनी चाहिए, और जूरिस्ट ने उन्होंने कहा था, तो मेन द थिंग इज़ कि रिजर्वेशन पॉपुलेशन बेस पे होगी एससी एंड एसटी के लिए। और द स्टेट कैन ऑल्सो मेक रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बट इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की विल आ जाती है कि वो बनाना चाहते हैं क्या नहीं बनाना चाहते हैं। वॉलेंट्री होगा वो। और वुमेन के लिए कंपलसरी रखा 1/3 या उससे ज़्यादा। आगे है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत। पंचायत की ड्यूरेशन 5 साल रखी, अगर उससे पहले वो डिज़ोल्व हो जाती है तो उसके इलेक्शन होगी 6 महीने के अंदर अंदर। इन केस 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं बचा है उसके टाइम पर ख़त्म होने का, तो इलेक्शन नहीं होंगे। और एक और बात यहाँ पे थोड़ी ख़ास है कि सपोज़ करो 2.5 साल में हमारी जो गवर्नमेंट है, पंचायत की जो गवर्नमेंट है वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो इन दैट केस जो नई हमारी सिलेक्शन करके आएगी 6 महीने के लिए, सपोज करो 3 साल में वो आते, तो वो सिर्फ 2 साल ही रहेगी, 5 साल नहीं रहेगी। उसके बाद फिर से इलेक्शन होंगे फिर से, तो वो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही बनेगी। ये थोड़ा उनका अलग है, याद रखना। डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है, जो भी अगर वो कोई हनन करते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेशन में कोई लॉ बना रखा है उनका कोई हनन करते हैं, तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। हाँ, बट इसमें एक मेंशन है कि अगर 25 साल से कम हो सकते हैं। हाँ, ये 25 साल से कम हो सकते हैं, और 21 साल से ऊपर होंगे तब भी चलेगा। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन सेटअप हुआ, जिसका स्टेट इलेक्शन कमीशन की खास बात है कि इसको गवर्नर ही अपॉइंट करता है, जो कि
सुपरिटेंड करेगा, डायरेक्ट करेगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंट्रोल करेगा प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, और उसकी जो कंडीशंस हैं सर्विस की और उसका टेन्योर है वो भी ही गवर्नर करेगा। उसका रिमूवल होगा बिल्कुल हाई कोर्ट के जज की तरह, मतलब कि प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट। अब है पावर एंड फंक्शन। क्या उसके पावर एंड फंक्शन हो गए? तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकता है कि उन्हें क्या पावर देनी है रिलेटेड टू प्लानिंग, रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन एंड रिलेटिंग टू टैक्सेशन। फाइनेंस उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल कुछ कुछ पावर दे सकते हैं, जैसे कि उन्हें ऑथराइज कर सकती है टैक्स लगाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, और टोल लगाने के लिए, फी लेने के लिए, या फिर उनको ड्यूटी दे सकते हैं कि तुम ये कलेक्ट करो जो मेरा है।